हेलो दोस्तों, रेलवे ट्रैक स्टडी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है, परीक्षा की दृष्टि से तो इम्पोर्टेंट है ही। इसमें से हर परीक्षा में बहुत सारे सवाल आते हैं, लेकिन परीक्षा के अलावा भी सभी कर्मचारियों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सेवा के दौरान इस नियमों की ज़रूरत हर कर्मचारी को पड़ती रहती है। तो अब आज का टॉपिक है अवकाश नियम या लीव रूल्स। हर कर्मचारी को अवकाश नियमों की जानकारी होनी चाहिए। कौन कौन सी छुट्टियां होती है जो अब वो ले सकता है, छुट्टियों को लेने के नियम क्या है, उसको ये छुट्टियां कितनी मिलती है, ये सब जानकारी उसको होनी चाहिए। तो अवकाश नियम में पहला है मौलिक अवकाश नियम, जो 31/8/1928 तक जो राज्य रेलों में जो नियुक्त कर्मचारी थे उन पे लगता था। उसके बाद नवीन अवकाश नियम आया जो 1930 में। ये उन कर्मचारियों पर संचालित था जो 31/1/1949 तक नियुक्त किए गए थे, ठीक है ना। फिर 1/2/1949 से नया CPC अवकाश नियम आ गया था, ठीक है। तो जिन्होंने 1/2/1949 तक इस नियम को चुनने का विकल्प नहीं दिया, उन पे भी वो पुराना नियम लगता था। तो अब जो वर्तमान में चल रहा है उदारीकृत अवकाश नियम, वो केंद्रीय वेतन आयोग नियम है, ठीक है। ये नियम 1949 में, यानी कि कब लागू हुए थे, 1/2/1949 से ये लागू थे। इन नियमों को नवीन अवकाश नियम 1930 के स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया था। तो 1 फरवरी 1949 या उसके बाद जो भी कर्मचारी रेलवे में नियुक्त हुए हैं, सभी पे ये नियम लागू होगा। 1/2/1949 से पहले जो कर्मचारी नियुक्त है, उन्होंने अगर विकल्प दिया है कि मैं तो जो है इस नियमों को मेरे के तहत होना चाहता हूँ, तो उनको भी इस नियमों के तहत माना गया है। ये 1/2/1949 से प्रभावी है। किसी भी रेलवे कर्मचारी अवकाश का जो है उसको अधिकार के रूप में दावा नहीं कर सकते, यानी कि अधिकार के रूप में नहीं दावा कर सकते। इसमें जो कर्मचारी आपकी छुट्टी सैंक्शन करता है, वो सेवाओं की अनिवार्यता को ध्यान में रखते हुए आपकी छुट्टी जो है वो स्वीकृत कर सकता है या इसको अस्वीकृत भी कर सकता है। तो देखते हैं छुट्टियां कितने प्रकार की होती है। इसमें सबसे पहला है औसत वेतन अवकाश, लीव ऑन एवरेज पे। एवरेज पे इसको इसलिए कहते हैं कि एक दिन की जितना वेतन आपको मिलता है, इसका मान उसी के बराबर होता है। मान लीजिए एक कर्मचारी को महीने के 30,000 रुपये वेतन मिलता है, तो एक दिन का वेतन उसका कितना हुआ, 1,000 रुपये। तो इस छुट्टी की वैल्यू कितनी होगी, 1,000 रुपये, ठीक है ना। अब क्या कहता है ये औसत वेतन अवकाश, अर्ध औसत वेतन अवकाश, यानी कि इसको कहते हैं LAP, लीव ऑन एवरेज पे, और ये LHAP, लीव ऑन हाफ एवरेज पे। हाफ मतलब आधा। ये दो अवकाश ही ऐसे हैं जो कर्मचारी अर्जित कर सकता है, यानी कि इसको जोड़ सकता है, इकट्ठा कर सकता है, और कोई सा भी अवकाश जो है वो कर्मचारी जोड़ नहीं सकता, ठीक है। तो कभी जो है ऐसा सवाल बन सकता है कि कौन सा अवकाश जो है कर्मचारी अर्जित कर सकता है। अब देखिए ये कितनी मिलती है। स्कूल कर्मचारियों के मामलों को छोड़कर अवकाशों का जमा होना, यानी कितना अवकाश जो है वो जमा कर सकते हैं। तो विद्यालय अध्यापकों और प्रयोगशाला सहायकों आदि को छोड़ते हुए सभी रेल कर्मचारियों के खाते में ये 30 दिन, यानी कि एक वर्ष में सभी को कितना मिलेगा, 30 दिन का LAP सभी को मिलेगा,
ठीक है। और ये वार्षिक रूप से 2 किस्तों में 15 दिन जो है 1 जनवरी को और दूसरे 15 दिन जो है 1 जुलाई को उसके खाते में जमा हो जाएगा, ठीक है। अगर उसकी नियुक्ति जो है किसी बीच में हुई है तो प्रत्येक माह में 2.5 दिन के हिसाब से जो है उसकी गणना की जाएगी, ठीक है। तो नेक्स्ट है ये, इसका उद्देश्य से किसी महीने को आधा या अधिक भाग को पूरा महीना गिन लिया जाएगा। मान लीजिए 15 दिन से अधिक है तो उसको आप पूरा महीने की छुट्टी दी जाएगी और कम है तो फिर उसको छोड़ देंगे। पिछली अर्धवार्षिक अवधि की समाप्ति पर कर्मचारी के खाते में जो अवकाश जमा है उसको आगे कैरी फॉरवर्ड कर दिया जाएगा, आगे जोड़ दिया जाएगा, लेकिन उसका टोटल जो है, टोटल छुट्टियों की संख्या जो है वो 300 दिन से अधिक नहीं होनी चाहिए। मान लीजिए किसी कर्मचारी के खाते में जो है 285 छुट्टियां है ना। अब वो 1 जनवरी को जो 15 दिन की छुट्टियां आएगी तो वो हो जाएगी 300, ठीक है ना। तो वो 300 दिन जोड़ सकते हैं। अब मान लीजिए 300 हो गई, फिर 300 में से मान लीजिए उसने 5 छुट्टी खर्च कर ली तो अब हो गई 295। तो अगली जो 1 जुलाई को छुट्टी आएगी उसमें 300 प्लस 10 दिन लिखा जाएगा, ठीक है ना। अब जब भी वो छुट्टी लेगा तो पहले ये 10 दिन में से माइनस होगी, उसके बाद जो है इसमें से घटेगी। जैसे कि उसने 10 दिन की छुट्टी ले ली तो 300 हो जाएगी, नेक्स्ट फिर 300 प्लस 15 हो जाएगी। मान लीजिए उसने 15 दिन की छुट्टी ले ली तो ये 295 वापस रह जाएगी। नेक्स्ट है, यदि किसी कर्मचारी ने पिछले अर्धवर्ष के दौरान बिना वेतन के असाधारण अवकाश का उपयोग किया है, मतलब एब्सेंट की है, तो 1/10 द्वारा कम कर दी जाएगी। यानी कि 10 दिन की अगर एब्सेंट है तो उसकी एक LAP जो है उसको कम कर दिया जाएगा। जैसे कि एक कर्मचारी है 6 महीने में वो 30 दिन एब्सेंट रहा, तो 30 दिन एब्सेंट रहा तो उसको छुट्टियां कितनी मिलनी चाहिए, 15, लेकिन 3 छुट्टी कम करके उसको कितना दिन क्रेडिट कर दिया जाएगा, 12 दिन का। तो ऐसे जो है वो कम कर देते हैं। एक बार में LAP जो है वो 180 दिन स्वीकृत की जा सकती है। एक बार में 180 दिन की छुट्टी जो है LAP आप स्वीकृत करवा सकते हो, ले सकते हो। इसके संबंध में और कुछ नियम है। कारखाना कर्मचारी है उसके लिए आधे दिन की छुट्टी भी स्वीकृत की जा सकती है, और रेल कर्मचारी जो है अधिकतम 180 दिन की छुट्टी जो है वो एक साथ स्वीकृत की जा सकती है। LAP के पहले और बाद में अवकाशों को जोड़ा जा सकता है, ठीक है ना, लेकिन वो जोड़ करके 180 दिन की जो सीमा है वो नहीं बढ़नी चाहिए। पहले का मतलब जैसे कि ये LAP है, इसके पहले रेस्ट है तो इसको जोड़ा जा सकता है, बाद में भी रेस्ट को जोड़ा जा सकता है, लेकिन अगर बीच में इस वेतन के बीच में अगर कोई छुट्टियां है तो उसको भी LAP के अंदर जोड़ा जाएगा। जैसे कि ये L फिर रेस्ट है, फिर L फिर जो है CR है, फिर L है, तो ये जो रेस्ट है इसको भी LAP गिना जाएगा, इसको भी LAP गिना जाएगा। मान लीजिए बीच में कोई NH है, ये NH पड़ गया, ये L है, तो इस NH को भी लीव में गिना जाएगा। अर्ध औसत वेतन अवकाश यानी लीव ऑन हाफ एवरेज पे। हाफ एवरेज पे का मतलब आधा दिन, वही बताया था ना। जैसे किसी कर्मचारी का वेतन 30,000 है तो एवरेज पे उसका हुआ 1,000 रुपये, ठीक है। तो हाफ एवरेज कितना हुआ, 500 रुपये। तो ये हाफ एवरेज है यानी आधा वेतन, ठीक है।
और ये जो है स्कूली कर्मचारियों को छोड़ के सबको 20 दिन का मिलता है। और ये जो 20 दिन का अवकाश है वो 2 किस्तों में मिलता है। 1 जनवरी को 10 दिन और 1 जुलाई को 10 दिन, 2 किस्तों में मिलता है। ये अवकाश जो है इसको कितना भी इकट्ठा कर सकते हैं, कितना भी मतलब 300 से ज़्यादा, 400, 500, 700, ठीक है ना। ये जो LHAP है वो चिकित्सा प्रमाण पत्र के आधार पर या व्यक्तिगत मामलों में स्वीकृत की जा सकती है। एक बार में 24 महीने से अधिक स्वीकृत नहीं की जा सकती है, यानी कि एक बार में जो है आप इसको 24 माह तक ले सकते हैं। नेक्स्ट है कारखाना कर्मचारियों को अवकाश। कुशल कारीगर, अर्धकुशल कारीगर और अकुशल कर्मचारियों को इन नियमों के अनुसार रेल कर्मचारियों की भांति HLAP और LAP अवकाश अर्जित करते हैं। वे परिवर्तित अवकाश और छुट्टी देने का भी उपभोग कर सकते हैं, ठीक है ना। इसका मतलब होता है लीव नॉट ड्यू, यानी खाते में छुट्टी नहीं है, उसका भी उपयोग जो है वो कर सकते हैं। कारखाना कर्मचारियों को सवेतन अवकाश यदि देय हो बिना वेतन अवकाश लेने की अनुमति दी जा सकती है, जो कि आधे दिन से कम का नहीं होना चाहिए, यानी कि आधे दिन की छुट्टी जो है वो कारखाना कर्मचारियों को दी जा सकती है, ओपन लाइन के कर्मचारियों को नहीं। इस उद्देश्य हेतु किसी दिन के आधे अर्थात आधे दिन की छुट्टी का अभिप्राय किसी दिन मध्यावकाश के पूर्व, प्रथम अवधि के दौरान या बाद की अवधि के दौरान आधे घंटे से अधिक की अनुपस्थिति से है, ठीक है ना। तो आधे घंटे से अधिक अगर अनुपस्थित है तो फिर उसको आधे दिन की क्या लगा दी जाएगी, छुट्टी लगा दी जाएगी। हालांकि वर्ष भर में 6 अवसरों पर आधा घंटा लेट आने की सुविधा उसको दी जा सकती है। कर्मचारी द्वारा नौकरी समाप्त होने से पूर्व किए गए अनुरोध पर वह प्राधिकारी जिसने उसको अवकाश स्वीकृत किया था इस अवकाश को दूसरे अवकाश में परिवर्तित कर सकता है, ठीक है ना। तो जो अवकाश स्वीकृत करने वाला प्राधिकारी है वो उसको एक अवकाश को दूसरे अवकाश में परिवर्तित कर सकता है, ठीक है। लेकिन वो इस परिवर्तन को अधिकार के रूप में दावा नहीं कर सकता कि आपको करनी ही पड़ेगी, ये स्वीकृत करने वाले प्राधिकारी पर निर्भर करता है। इसके लिए शर्त क्या रहेगी, अनुरोध तभी स्वीकार किया जाएगा जबकि वो 30 दिनों कार्यभार ग्रहण करने के 30 दिनों के भीतर जो है इसके लिए अनुरोध करे। जैसे कि आपने LAP ली, ठीक है ना। अब आप 30 दिनों के भीतर आप चाहते हो कि इस LAP को LHAP में कन्वर्ट करें, तो फिर उसके लिए आप अनुरोध कर सकते हैं। या HLAP ली है उसको LAP में परिवर्तित करने का अनुरोध कर सकते हैं, लेकिन ये तभी होगा जब 30 दिन के भीतर आपने जो है वो आवेदन किया है। सेवानिवृत्ति की तैयारी हेतु अवकाश, यानी कि लीव प्रिपरेटरी टू रिटायरमेंट, इसको LPR बोलते हैं, ठीक है ना। तो होता क्या है, जब कोई कर्मचारी रिटायर्ड होने वाला होता है तो वो रिटायरमेंट की तैयारी के लिए ऐसा अवकाश ले सकता है। यह अवकाश अर्ध वेतन अवकाश सहित अधिकतम 24 माह तक, है ना, के साथ औसत वेतन अवकाश के रूप में स्वीकृत किया जा सकता है, यानी कि एक बार में 24 माह तक का अवकाश जो है वो स्वीकृत किया जा सकता है। परंतु शर्त क्या रहेगी कि जिस दिन वो रिटायरमेंट है उससे एक दिन पहले वो पूरी हो जानी चाहिए, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि वो तो रिटायर्ड ही छुट्टी में हो गया, ऐसे स्वीकार नहीं कर सकते सेवानिवृत्ति की तिथि को सम्मिलित करते हुए, ठीक है। इसमें असाधारण अवकाश जो है वो सम्मिलित नहीं होगा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव जो है वो इसमें शामिल नहीं होगी। यदि किसी रेल कर्मचारी को अवकाश स्वीकृत नहीं किया जाएगा
जिसे सक्षम प्राधिकारी ने बर्खास्त किया गया है। बर्खास्त मतलब डिसमिस, सेवा से डिसमिस कर दिया है, बर्खास्त कर दिया है, या अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त करने का फैसला ले लिया है, उसको ये अवकाश स्वीकृत नहीं किया जाएगा। परिवर्तित अवकाश मतलब कम्यूटेड लीव। कम्यूटेड लीव का मतलब जैसे कि HLAP जो होती है वो कितनी होती है, आधे दिन की तनख्वाह होती है। अगर आप इसको कम्यूटेड करवाते हो तो फिर 2 HLAP आपके खाते से डिडक्ट हो जाएगी और आपको पूरे दिन का पेमेंट जो है मिल जाएगा। यानी कि एक LAP जो होती है वो किसके बराबर होती है, 2 HLAP के, ठीक है ना। तो आप जो है इसकी आधी संख्या के बराबर औसत वेतन अवकाश में परिवर्तित कर सकते हैं। तो औसत अर्ध वेतन अवकाश का ये परिवर्तन चिकित्सा आधार पर, यानी ये सिर्फ और सिर्फ जो है चिकित्सा के आधार पर ही होता है, बिना किसी समय सीमा के अनुमेय है। यानी कितने भी जो है चिकित्सा प्रमाण पत्र के आधार पर आप परिवर्तित करवा सकते हो, कम्यूटेड करवा सकते हो। किसी कर्मचारी के पूरे सेवा काल में अधिकतम 180 दिन HLAP अवकाश के परिवर्तन की अनुमति होगी, ठीक है ना। तो 180 दिन की जो है वो उसको कम्यूटेड करवा सकता है। लीव नॉट डे ड्यू, यानी कोई भी खाते में ड्यू उसकी छुट्टी नहीं है। केवल LPR यानी लीव प्रिपेरेड टू रिटायरमेंट को छोड़कर किसी कर्मचारी को चिकित्सा प्रमाण पत्र के आधार पर पूरे सेवा काल के दौरान 360 से अधिक न होने वाली अवधि के लिए लीव नॉट ड्यू स्वीकृत की जा सकती है। कितने, 360 दिन पूरे सेवा काल में, ठीक है ना। इसको क्या है, जो कर्मचारी छुट्टी अवकाश अर्जित करेगा उसको एडवांस में स्वीकार किया जाएगा, ठीक है। और जब वो उसका छुट्टी अर्जित हो जाएगी तब उसके अवकाश जो है काट लिया जाएगा, ठीक है ना। और ये अवकाश तभी स्वीकृत किया जाएगा जब स्वीकृत करने वाले को ये संतुष्ट हो जाए कि जब छुट्टी की अवधि बीत जाएगी उसके बाद कर्मचारी जो है काम पे लौट आएगा। अगर काम पे लौट आने की संभावना नहीं है तो फिर वो अवकाश स्वीकृत नहीं करेगा। लीव नॉट ड्यू 3 वर्षों की निरंतर सेवा कर चुके अस्थायी कर्मचारियों को भी स्वीकृत की जा सकती है। यानी जो अस्थायी टेम्परेरी एम्प्लॉय होते हैं उसकी 3 साल की निरंतर सेवा हो गई तो उसको भी स्वीकृत किया जा सकता है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव, ठीक है ना। ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव जो है ये कब स्वीकृत की जाती है, जब कोई अन्य प्रकार की छुट्टी दे नहीं हो, या अन्य प्रकार की छुट्टी दे तो है उसको लेकिन वो इस असाधारण अवकाश को स्वीकृत करने के लिए लिखित में अनुरोध करे, तब जो है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव जो है उसको स्वीकृत की जा सकती है। ये इसके खाते में से नहीं काटा जाता है और इसके दौरान इसे कोई वेतन नहीं दिया जाता है। यानी कि जो कर्मचारी अनुपस्थित रहता है, एक तो अनाधिकृत अनुपस्थित रहता है, एक अधिकृत अनुपस्थित रहता है। तो ये ऐसा मान सकते हैं कि अधिकृत अनुपस्थित है, इसका कोई वेतन नहीं दिया जाएगा, ठीक है। वह प्राधिकारी जिसके पास अवकाश स्वीकृत करने की शक्ति है, आकस्मिक अवकाश को छोड़कर जो उसे देय है, अन्य अवकाश की निरंतरता में या उसके साथ असाधारण अवकाश स्वीकृत कर सकता है, परंतु बिना अवकाश अनुपस्थिति की अवधि को साधारण अवकाश में परिवर्तन भी कर सकता है। यानी कि अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित अगर वो रहता है तो उसको भी असाधारण अवकाश में परिवर्तित कर सकता है। स्थायी कर्मचारियों के मामले में असाधारण अवकाश एक बार में 5 वर्ष से अधिक 5 वर्ष तक के लिए स्वीकृत किया जा सकता है और 5 वर्षों में अन्य कोई अवकाश है तो उसको भी सम्मिलित किया जा सकता है।
उपयोग नहीं किए जाने वाले औसत वेतन अवकाश के बदले में नगद भुगतान, यानी अवकाश का नगदीकरण। ठीक है ना। तो अवकाश का नगदीकरण जो है वो दो तरीके की अपन बात करेंगे, एक तो सेवा में रहते हुए या एक जो है सेवानिवृत्ति के समय। ठीक है ना। तो रेल कर्मचारी सेवा के दौरान उसके निधन की स्थिति में रेल कर्मचारियों के परिवार को अधिवस्था पर उसकी सेवानिवृत्ति अथवा निधन जैसी भी स्थिति हो, हर रेल कर्मचारी को खाते में जमा अवधि के अधिकतम 300 दिन की शर्त पर उसका नगद भुगतान जो है किया जा सकता है। यानी कि मैक्सिमम या तो सेवानिवृत्त हो रहा हो या उसकी डेथ हो गई हो तो अधिकतम 300 दिन की जो है उसको नगद भुगतान, 300 दिन की छुट्टियों का नगद भुगतान जो है किया जा सकता है। ये जो है किसके बराबर होगा? औसत वेतन अवकाश के लिए अनुमेय कर्मचारी द्वारा सेवानिवृत्ति के ठीक पहले आरहित वेतन, यानी जब कर्मचारी सेवानिवृत्त हो रहा है उस समय जितना उसका वेतन है, ठीक है ना, उसी पर उसकी गणना की जाएगी। ठीक है। और उसके बाद उस पर जो महंगाई भत्ता है वो भी इसमें जोड़ा जाएगा। ठीक है। और कोई भी प्रतिपूरक भत्ता या आवास किराया भत्ता इसमें देय नहीं होगा। देय अवकाश का नगद समतुल्य सेवानिवृत्ति के समय उसे अनुमत नगदीकरण अवधि सहित अधिकतम 300 दिन। ठीक है ना। सरकार को सूचना देकर सेवानिवृत्त होने और उसकी सेवा शर्तों के अनुरूप सूचना देकर या सूचना के बदले में वेतन देकर सेवानिवृत्त किए जाने वाले रेल कर्मचारी को अवकाश स्वीकृत करने वाले प्राधिकारी द्वारा 300 दिन की सीमा के अंतर्गत उसके खाते में जमा औसत वेतन अवकाश तथा साथ ही संपूर्ण अर्ध औसत वेतन अवकाश के वेतन के समतुल्य नगद राशि स्वीकार की जा सकती है। यानी कि कोई सूचना दे के जो है जिसको कहते हैं वॉलंटरी रिटायरमेंट, तो उसको भी 300 दिन का जो है नगदीकरण किया जा सकता है। अपने खाते में जमा औसत वेतन अवकाश के एक भाग का सेवानिवृत्ति पूर्व अवकाश के रूप में भी उपभोग कर सकता है। यानी कि सेवानिवृत्ति से पहले जो है वो इसका उपभोग भी कर सकता है। ठीक है ना। अब सेवा के दौरान रेल कर्मचारी को एक बार में 10 दिनों के अवकाश की नगदीकरण की अनुमति दी जा सकती है। तो 10 दिन की उसके साथ क्या शर्तें होगी कि जब वो अवकाश ले रहा है तो उसके खाते में कम से कम 30 दिन की छुट्टी शेष होनी चाहिए। यानी 10 दिन की छुट्टी ले रहा है तो छुट्टी लेने के बाद 30 दिन उसके खाते में LAP जमा होनी चाहिए। संपूर्ण सेवा काल में 30 दिनों तक 60 दिनों तक जो है 60 दिनों का नगदीकरण कर सकता है। मतलब 6 बार ही वो जो है नगदीकरण करवा सकता है पूरी सेवा के दौरान। और 2 नगदीकरण के बीच में 2 वर्ष की अवधि जो है वो होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि एक अभी ले लिया और एक ही साल में 2 बार ले लिया या 2 लगातार सालों में ले लिया। दोनों नगदीकरण के बीच में 2 वर्ष की अवधि जो है वो होनी चाहिए। इसके इस 2 वर्षों की अवधि के लिए जो है 1/9/2008 से शुरू होके जो है खंड बना दिए 2-2 साल के। ठीक है ना। जैसे कि पहला खंड हो गया 1/9/2008 से 31/8/2010, अगला हो गया 1/9/2010 से 31/8/2012। तो आप जैसे कि ऐसे 2 बार ले रह सकते हो। जैसे कि आपने अगस्त 12 में लिया, उसके तो ये खंड हो गया, इसमें ले लिया। उसके बाद सितंबर 12 में भी ले सकते हैं। ठीक है ना। तो ऐसे आप जो है वो अलग खंड का हो गया, ये अलग खंड का हो गया, तो ऐसे आप ले सकते हैं। तो इसके लिए गणना कैसे करते हैं नगद तुल्य के लिए? तो पे बैंड में उसका वेतन कितना है और वेतन और उसके बाद उसकी ग्रेड पे और ग्रेड पे के बाद कितना महंगाई भत्ता है, इन सबको जोड़ के
30 का भाग दे दिया जाता है और उसको 10 दिन से गुणा कर दिया जाता है। तो जो राशि आती है ना, वो उसको भुगतान किया जाएगा। ठीक है ना। तो ये जो 10 दिनों की छुट्टी दी जाएगी उसमें मकान किराया भत्ता या टीपीए नहीं होगा और इसको जो है अवकाश को सेवानिवृत्ति के समय नकदीकरण किए जाने वाले अधिकतम दिनों की संख्या से नहीं घटाया जाएगा। यानी सेवानिवृत्ति के समय जो 300 दिन मिलते हैं उसमें से इसको कम नहीं किया जाएगा। इसके लिए आपको एक पास लेना पड़ेगा। ठीक है, और पास कोई सा भी आप उसमें शामिल कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें नकदीकरण के लिए जो एनपीए है ये डॉक्टरों को मिलता है, नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस, उसको शामिल किया जा सकता है। ठीक है ना। अब जो 300 दिनों का एलएपी है उसमें एचएलएपी भी जोड़ी जा सकती है, लेकिन ये सेवानिवृत्ति के समय, लेकिन इस दोनों को मिलाकर 300 दिन से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। सपोज करो कि एक कर्मचारी के खाते में 200 एलएपी है। ठीक है, तो अब इसको 100 एचएलएपी जो है वो जोड़ी जाएगी। अब ये तो इसमें तो पूरा वेतन मिलेगा और इसमें आधा वेतन मिलेगा, तो इसमें तो 200 दिन का ही मिलेगा, लेकिन इसमें जो है 50 दिन का ही मिलेगा पेमेंट। तो ऐसे मिला के उसको टोटल पेमेंट जो है वो 250 दिन का ही मिलेगा। इस तरीके से उसकी जो है वो गणना की जाती है। ठीक है ना। रेल सेवा से अगर बर्खास्त कर दिया, रिमूव कर दिया या डिसमिस कर दिया कर्मचारी को अवकाश नकदीकरण अनुमेय नहीं है। ठीक है, तो ऐसे मामलों में उसको नकदीकरण नहीं किया जाएगा। अनुशासन एवं अपील नियमों के अंतर्गत दंड स्वरूप अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त कर दिया जाता है, तो भी कर्मचारी को अनुमेय नहीं होगा। तो जब सेवानिवृत्ति है उस समय कैसे उसका नकदीकरण करते हैं, तो सेवानिवृत्ति की तिथि को उसका वेतन कितना है और महंगाई भत्ता किसका, इसको जोड़ के दिनों की संख्या यानी 30 दिन होते हैं एक महीने में, उससे भाग दे देते हैं और फिर उसको 300 दिनों से क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये 300 दिनों की राशि जो है आ जाती है। ठीक है, इसी तरीके से जो एचएलएपी है उसका भी ऐसे ही नकदीकरण किया जाता है। ठीक है, तो इसमें दिनों की संख्या जो है आधी हो जाएगी। मान लीजिए 100 दिन एचएलएपी है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 50 दिन हो जाएगा। इसके बाद कुछ विशिष्ट प्रकार के अवकाश है, उसमें सबसे पहले है मातृत्व अवकाश या मैटरनिटी लीव। ये जो अवकाश है वो महिला सरकारी कर्मचारियों को मिलता है जिनके 2 से कम जीवित बच्चे हैं, उन्हीं को मिलता है। ठीक है, और ये कितना मिलता है, 180 दिन के लिए। ठीक है, और ये जो मातृत्व अवकाश है ये उसके खाते में जमा डेबिट नहीं किया जाएगा उसके खाते से, और इसके लिए बराबर उसको वेतन मिलता रहेगा। वही वेतन मिलेगा जो छुट्टी में जाने से ठीक पहले मिलता था, वही वेतन उसको मिलता रहेगा। ठीक है ना। ये मातृत्व अवकाश है, इसमें किसी भी प्रकार के अवकाश को इसके साथ मिलाया जा सकता है। ठीक है ना। मातृत्व अवकाश जो है जीवित संतानों की संख्या पर ध्यान दिए बिना गर्भस्राव या गर्भपात, गर्भावस्था के चिकित्सीय समापन अधिनियम 1971, ठीक है ना, की दशा में भी मिलेगा, जो 6 सप्ताह से अधिक की अवधि का नहीं होगा। ठीक है ना। तो गर्भस्राव और गर्भपात की अवस्था में भी उसको जो है अवकाश मिलेगा। गर्भस्राव और गर्भपात की दशा में महिला रेल कर्मचारी को दिया जाने वाला मातृत्व अवकाश पूरे सेवा काल में 45 दिन तक प्रतिबंधित रहेगा। ठीक है ना।
मातृत्व अवकाश की गणना करते समय किसी महिला कर्मचारी को पूर्व में स्वीकृत तथा उपभोग किए गए मातृत्व अवकाश की गणना में नहीं लिया जाएगा। पहले अगर दिया है तो उसको गणना में नहीं लिया जाएगा। ठीक है ना। मातृत्व अवकाश स्वीकृत करने से संबंधित ये नियम अस्थायी कर्मचारियों पर भी बिना उसकी सेवा अवधि पे ध्यान दिए लागू रहेगा। शिशु देखभाल अवकाश, चाइल्ड केयर लीव। ठीक है, तो ये महिला रेल कर्मचारी को और जो पुरुष है वो सिंगल है उसको भी जो है पूरे सेवा काल में 730 दिन तक का अवकाश जो है स्वीकृत कर सकते हैं। वो किसके लिए? कर्मचारी के 2 सबसे बड़े जीवित बच्चों के पालन पोषण और उसकी ज़रूरतों को देखभाल करने के लिए। ठीक है, बच्चा का अर्थ क्या है? 18 वर्ष से आयु के नीचे का बच्चा होना चाहिए या फिर कम से कम 40% अशक्तता डिसएबिलिटी हो, तो वो किसी भी आयु का हो सकता है। ये रेलवे डॉक्टर द्वारा प्रमाणित होना चाहिए। ठीक है ना, रेलवे डॉक्टर के सर्टिफिकेट से ही माना जाएगा। महिला रेल कर्मचारी एवं पुरुष एकल कर्मचारी को चाइल्ड केयर लीव की शर्तें निम्नानुसार है। ये क्या है? एक कैलेंडर वर्ष में 3 से अधिक चरणों में स्वीकृत नहीं की जाएगी, यानी कि एक साल में 3 बार ले सकता है। ठीक है ना। एकल महिला रेलवे कर्मचारी के मामले में एक कैलेंडर वर्ष में 3 चरणों में अवकाश की स्वीकृति को 6, यानी कि अगर महिला सिंगल है तो वो 6 बार ले सकती है। एक बार में 15 दिनों से कम की अवधि स्वीकृत नहीं की जाएगी। ठीक है ना, कम से कम एक बार में उसको 15 दिन की छुट्टी लेनी पड़ेगी। अगर महिला के हस्बैंड भी है तो उसको 3 बार अधिक से अधिक, और महिला अकेली है तो उसको अधिक से अधिक 6 बार। कोई भी महिला रेल कर्मचारी एकल पुरुष रेल कर्मचारी पहले 365 दिन के लिए तो 100%, यानी जितना वेतन है उतना का उतना मिलेगा, और अगले 365 दिन के लिए फिर उसकी 80% जो है वेतन मिलेगा। ठीक है, चिकित्सा प्रमाण पत्र के प्रस्तुत करने की आवश्यकता न होते हुए देय अनुमेय 60 दिनों से न बढ़ने वाली अवधि लीव नॉट ड्यू सहित अधिकतम 1 वर्षों के लिए चाइल्ड केयर लीव जो है वो स्वीकृत किया जा सकता है। चाइल्ड केयर लीव को कर्मचारी के खाते से डेबिट नहीं किया जाएगा, यानी कि उसका अलग ही हिसाब किताब होगा। 730 दिन का वो उस कर्मचारी के किसी भी खाते से वो छुट्टी माइनस नहीं की जाएगी। एकल पुरुष रेलवे कर्मचारी का अर्थ क्या मतलब है? विवाहित या विधुर या तलाकशुदा। अविवाहित भी हो सकता है और विधुर भी हो सकता है, या फिर विधुर मतलब उसकी पत्नी मर गई हो, और तलाकशुदा मतलब उसकी पत्नी जो है उसको छोड़ के चली गई। शिशु देखभाल अवकाश जो है अधिकतम 730 दिन और न्यूनतम 15 दिन। ठीक है भाई, और एक वर्ष में 3 बार जो है वो अवकाश का उपयोग कर सकती है। शिशु देखभाल अवकाश की स्वीकृति के निर्देश गोद लेने वाली माँ और वास्तविक माँ में कोई अंतर नहीं किया है, तो जो गोद लेने वाली माँ है वो निर्धारित शर्तों के साथ उसको भी स्वीकृत किया जा सकता है। ठीक है, शिशु देखभाल अवकाश पर औसत वेतन अवकाश या अर्ध औसत वेतन अवकाश प्रचलित विधि के अनुसार जमा किया जा सकता है। ठीक है, शिशु देखभाल अवकाश पर जाने वाली महिला रेल कर्मचारी को HRA का भुगतान किया जाएगा। शिशु देखभाल अवकाश औसत वेतन अवकाश की तरह माना गया है, तो इसके लिए ये जो भी सरकारी आवास है वो सब रोकने की सुविधा है उसको दे दी जाएगी। ठीक है ना। अगर चाइल्ड केयर लीव के दौरान उसकी वेतन वृद्धि आती है तो वेतन वृद्धि उस तारीख से प्रभावी होगी
जिस तारीख को वो ड्यूटी पे रिपोर्ट करेगी उसी तारीख से वेतन वृद्धि जो है प्रभावी होगी। नेक्स्ट है बाल दत्तक ग्रहण अवकाश, यानी शिशु को गोद लेने के लिए जो है चाइल्ड एडॉप्टेशन लीव। ये लीव किसको मिलेगी? 2 से कम जीवित संतानों वाली महिला रेल कर्मचारियों को 1 वर्ष तक की आयु के बच्चे को गोद लेने पर प्राकृतिक माताओं को अनुपाय मातृत्व अवकाश की भांति 180 दिन, ठीक है ना। यानी कि जो महिला कर्मचारी जिसके 2 से कम जीवित बच्चे हैं और वो किसी को गोद लेना चाहती है तो उसको भी मातृत्व अवकाश 180 दिन का मिलेगा, ठीक है। 2 से कम जीवित संतानों वाले पुरुष कर्मचारी, यानी पुरुष कर्मचारी जिसके 2 से कम जीवित बच्चे हैं और 1 वर्ष से कम आयु के बच्चे को वैध रूप से गोद लेते हैं तो 6 महीनों के भीतर 15 दिन का जो पितृत्व अवकाश मिलेगा वो भी उसको मिल सकता है, ठीक है ना। इसके दौरान वेतन वही मिलेगा जो छुट्टी पे जाने से ठीक पहले मिलता था। इस अवकाश को अन्य प्रकार के अवकाशों के साथ जोड़ा जा सकता है, ठीक है ना। इस अवकाश की सुविधा उन महिला कर्मचारियों को नहीं है जिनके शिशु को गोद लेने से पहले 2 से ज़्यादा संतानें हैं, वो उनको ये सुविधाएं नहीं मिलेगी। गोद लेने की तिथि को बच्चे की आयु 1 माह से कम है तो 1 वर्ष तक के अवकाश की अनुमति रहेगी। यानी कि गोद लेने की तिथि से 1 माह से कम आयु है तो 1 वर्ष तक का अवकाश वो जो है ले सकती है, ठीक है ना। मातृत्व अवकाश को मिलाकर यदि गोद लिए जाने की तिथि को बच्चे की आयु 6 माह या इससे अधिक है लेकिन 7 माह से कम है, ठीक है ना। 1 माह से कम है तो ये, और बच्चे की आयु 6 माह या इससे अधिक है लेकिन 7 माह से कम है तो 6 महीने की अनुमति दी जा सकती है, यानी 6 महीने तक की छुट्टी उसको स्वीकार कर सकते हैं। यदि बच्चे की आयु 9 माह या उससे अधिक है परंतु 10 माह से कम है तो 3 महीने के अवकाश की अनुमति उसको मिल सकती है। इस अवकाश की कर्मचारी के अवकाश खाते से कटौती नहीं की जाएगी। पितृत्व अवकाश यानी पैटर्निटी लीव, 2 से कम जीवित बच्चों वाले पुरुष रेल कर्मचारी को उसकी पत्नी के प्रसव यानी पत्नी की डिलीवरी के दौरान 15 दिन की अवधि का जो है पितृत्व अवकाश मिलता है। यह अवकाश जो है प्रसव से पहले या उसके बाद 6 महीनों के अंदर अंदर लेना होता है, ठीक है ना। लेकिन अगर पहले लेता है तो उसकी डिलीवरी जो है उस छुट्टी के भीतर होनी चाहिए। मान लीजिए किसी ने छुट्टी ले ली और 15 दिन की छुट्टी ले ली और 15 दिन में उसकी डिलीवरी नहीं हुई तो फिर वो छुट्टियां गई, वो उसमें पितृत्व अवकाश में गिनती उसकी नहीं होगी, ठीक है ना। तो इस 6 महीने के भीतर अगर वो इसका उपभोग नहीं करता है तो वो खत्म हो जाएगी। यह अवकाश जो है कर्मचारी के खाते में डेबिट नहीं की जाएगी, ठीक है ना। और किसी भी प्रकार के अवकाश के साथ इसे जोड़ा जा सकता है। किसी भी स्थिति में इसकी स्वीकृति देने से इनकार नहीं किया जा सकता। ये हमेशा स्वीकृत करनी है, उसको रोक आप नहीं सकते। मातृत्व अवकाश के समान ही पितृत्व अवकाश केवल एक किस्त में ही स्वीकृत किया जा सकता है। यानी ऐसा नहीं है कि 15 दिन है तो पहले 5 दिन ले लो, फिर 5 दिन ले लो, फिर 5 दिन नहीं, आपको 15 दिन जो है वो एक साथ लेनी पड़ेगी। ऐसे अवकाश की अवधि में कर्मचारी को उनके द्वारा अवकाश पर जाने से ठीक पहले ठीक पहले जो वेतन मिलता है उसी वेतन का उसको भुगतान किया जाएगा।
2 जीवित बच्चों से कम बच्चों वाले पुरुष रेल कर्मचारियों को 1 साल से कम आयु के बच्चे को वैधानिक रूप से गोद लेने पर, ठीक है ना, गोद लेने की तिथि 6 माह के भीतर 15 दिन का जो है पितृत्व अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है। कार्य से संबंधित बीमारी या चोटग्रस्त अवकाश, वर्क रिलेटेड इलनेस एंड इंजरी लीव। जब अपन काम करते हैं तो काम करते करते कभी अपने चोट लग जाती है या काम की प्रकृति ऐसी है कि उससे अपन बीमार हो जाते हैं, तो फिर वो ये वाली छुट्टी जो है सैंक्शन की जाती है, वर्क रिलेटेड, ठीक है ना। तो ये स्थायी और अस्थायी दोनों तरीके के कर्मचारियों को स्वीकार की जाती है सक्षम प्राधिकारी द्वारा, ठीक है। और ये जो है अपने ऑफिशियल कार्यों के निष्पादन या निष्पादन के दौरान चोट लगने पर या उसके परिणाम स्वरूप कोई बीमारी होने पर स्वीकार की जाएगी, ठीक है। अब इसके कारण अस्पताल में भर्ती रहने की संपूर्ण अवधि के दौरान कर्मचारी को जो है पूरा वेतन दिया जाएगा। तो जितने समय के लिए वह हॉस्पिटल में भर्ती रहेगा उसका पूरा वेतन दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद छुट्टी जब उसकी हो जाएगी तो रेलवे कर्मचारी ये आरपीएफ को छोड़ के जब वो उसको हॉस्पिटल से छुट्टी दे दी उसके बाद 6 महीने तक तो पूरा वेतन देंगे, फिर 6 महीने बाद आगे और 12 महीने तक उसको क्या करेंगे, आधा वेतन देंगे, ठीक है। अब ये जो आधा वेतन उसको मिलेगा तो कर्मचारी चाहे तो इसमें अपनी HLAP जोड़ करके पूरा वेतन जो है वो ले सकता है, ठीक है। और आरपीएफ के जो अधिकारी स्तर के हैं हॉस्पिटलाइज रहने के तत्काल बाद 6 महीनों तक पूरा वेतन भत्ते पाएंगे, अगले 24 महीनों के लिए पूरा वेतन पाएंगे, ठीक है। केवल पूरा वेतन पाएंगे, भत्ते जो है उनको नहीं मिलेंगे। और अधिकारी से नीचे के रैंक के जो लोग हैं अवधि में कोई सीमा नहीं रखते हुए पूरा वेतन और भत्ते पाएंगे, ठीक है ना। तो अधिकारी है तो पहले 6 महीनों तक तो पूरा वेतन, उसके बाद 24 महीनों तक केवल वेतन और भत्ते बंद हो जाएंगे। लेकिन अधिकारी रैंक से नीचे का है तो उसकी कोई सीमा नहीं है, वेतन और भत्ते दोनों मिलेंगे। जिन कर्मचारियों पर कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम यानी कि एम्प्लॉयज कंपनसेशन एक्ट 1923 लागू होता है, उन्हें जो है इसके अंदर इस छुट्टी का जो भुगतान किए जाने से वेतन अधिनियम के अंतर्गत भुगतान की गई क्षतिपूर्ति को कम कर दिया जाएगा। यानी कि कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम के तहत उसको जो भी रकम मिलेगी उसमें से ये जो है ये कम कर दिया जाएगा, घटा दिया जाएगा। अब इस छुट्टी पर रहने की अवधि के दौरान कर्मचारी के खाते में कोई LAP या HLAP क्रेडिट नहीं की जाएगी। तो इस छुट्टी में वो जो रहेगा तो उसको ना तो कोई LAP क्रेडिट की जाएगी ना HLAP क्रेडिट की जाएगी। तो ये जो दोनों रूल्स थे इनको हटा के WRIL वो जो है बनाया गया, तो इस दोनों को हटा दिया गया है। फिर है अध्ययन अवकाश स्टडी लीव। किसी रेल कर्मचारी को लोक सेवा की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए या तो भारत में या बाहर उस शिक्षा के लिए या तकनीकी विषयों पर विशेष पाठ्यक्रम के लिए जिसका उसकी ड्यूटी के कार्य क्षेत्र से सीधा या निकट संबंध हो जाने के लिए अध्ययन अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है, ठीक है। ये प्रशिक्षण अध्ययन पाठ्यक्रम के लिए यदि प्रमाणित किया जाए कि लोकहित में है और रेल कर्मचारी की ड्यूटी से संबंधित है, ठीक है ना, तभी ये छुट्टी स्वीकृत किया जा सकता है। लोक प्रशासन के ढांचे या पृष्ठभूमि से संबद्ध अध्ययनों के उद्देश्य से तथा रेल कर्मचारी की मानसिक क्षमता को बढ़ाने में सक्षम अध्ययन के लिए, ठीक है ना, जो उसे लोक सेवा की अन्य शाखाओं में कार्यरत लोगों के साथ बेहतर सहयोग
योग्य बना सके के लिए भी स्वीकृत किया जा सकता है। तो इन कारणों से जो है वो उसको स्वीकृत कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं जो है बीए करना चाहता हूँ या बीएससी करना चाहता हूँ तो मेरे को स्वीकृत कर दो, ऐसे स्वीकृत नहीं कर सकते। वो सिर्फ लोक हित में होना चाहिए। शैक्षणिक, अर्ध शैक्षणिक और साहित्यिक विषयों के अध्ययन के लिए ये जो अवकाश है स्वीकृत नहीं किया जाएगा। तथा यदि अवकाश भारत के बाहर के लिए है तो इसे तब स्वीकृत नहीं किया जाएगा जब तक कि भारत सरकार का वित्त मंत्रालय विदेशी मुद्रा या आमूद करने के लिए सहमत नहीं हो। ठीक है ना। तो पहली बात तो ये किया ही नहीं जाएगा, और अगर करवाया जाता है तो फिर भारत सरकार का जो वित्त मंत्रालय है वहाँ से सहमति मिलनी जरूरी है। किसी विशेषज्ञ या तकनीकी व्यक्ति को पात्रता के अनुसार उसकी ड्यूटी के क्षेत्र से सीधे सीधे संबंध होने पर स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम अध्ययन के लिए स्वीकृत किया जा सकता है। ऐसे विषय के अध्ययन के लिए जिसके लिए भारत में पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध है, भारत के बाहर के लिए अध्ययन स्वीकृत नहीं किया जाएगा। यानी वो अध्ययन अगर भारत में होकर कर सकते हैं, भारत में रहकर कर सकते हैं, तो फिर भारत से बाहर के लिए इसको स्वीकृत नहीं किया जाएगा। किसी चिकित्सा अधिकारी को भारत में चिकित्सा विज्ञान में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में अध्ययन के लिए अध्ययन अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है। यानी कि जो भी चिकित्सा अधिकारी है वो स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम करना चाहता है तो उसके लिए ये अध्ययन अवकाश जो है स्वीकृत किया जा सकता है, यदि चिकित्सा विभाग का अध्यक्ष ये प्रमाणित करे कि ये अध्ययन जो है चिकित्सा अधिकारी के दायित्व के उसकी क्षमता में जो है वृद्धि करने में महत्वपूर्ण होगा, तभी इसको स्वीकृत किया जा सकता है। भारत से बाहर चिकित्सा विज्ञान में स्नातकोत्तर अध्ययन के लिए अध्ययन स्वीकृत किया जाएगा यदि रेल मंत्रालय के रेल स्वास्थ्य सेवा का महानिदेशक ये प्रमाणित करे कि अध्ययन चिकित्सा अधिकारी के उसके निर्वहन में उसकी दक्षता में वृद्धि करने के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है ना। चिकित्सा विभाग के राजपत्रित अधिकारियों को भारत के भीतर अध्ययन स्वीकृत करने की शक्तियां महाप्रबंधक को दी गई है। यानी चिकित्सा विभाग के जो राजपत्रित अधिकारी है इनको भारत के भीतर अगर अध्ययन करना है तो इसकी शक्ति किसको दी गई है? जीएम को दी गई है, महाप्रबंधक को दी गई है। यह अवकाश ऐसे रेल कर्मचारी को स्वीकृत किया जा सकता है जिसने अपना परिवीक्षा काल पूरा कर लिया है। प्रोबेशनरी पीरियड जो है वो पूरा कर लिया है, उसके साथ साथ कम से कम 5 वर्षों की नियमित और लगातार सेवा पूरी कर ली है। ठीक है ना। और उसको ये आशा है कि अवकाश समाप्ति के बाद वो वापस जो है काम पे लौट आएगा। 3 वर्ष के अंदर अधिवर्षता की आयु पे पहुंचने वाला नहीं हो। यानी कि जिस तारीख को वो अवकाश या अध्ययन अवकाश पे जा रहा है 3 वर्ष के भीतर वो रिटायर्ड होने वाला नहीं होना चाहिए। भारत से बाहर अध्ययन केवल विषय के अति विशिष्टीकरण या पीएचडी पाठ्यक्रमों के लिए ही जो रेल के लिए लाभकारी हो, महाप्रबंधों की व्यक्तिगत अनुशंसा के आधार पर जो है स्वीकृत किया जा सकता है। ठीक है ना। अति विशिष्ट या पीएचडी के लिए उसके लिए जब राष्ट्रपति व्यक्तिगत अनुशंसा करे तभी इसको स्वीकृत किया जा सकता है। अति विशिष्टीकरण मतलब स्पेशलाइजेशन हेतु अध्ययन का विषय या पीएचडी पाठ्यक्रम ड्यूटी से सीधा संबंधित होना चाहिए और ये विभागाध्यक्ष द्वारा प्रमाणित होना चाहिए। ठीक है। यह भी प्रमाणित होना चाहिए कि अध्ययन का विषय अधिकारी को उसके कार्य क्षेत्र में आधुनिक प्रगति के निकटता बनाए रखने में सहायक है और रेलों को लाभ पहुंचाने वाला होगा। ठीक है ना।
अध्ययन अवकाश में विदेशी मुद्रा के रूप में किसी प्रकार के अध्ययन भत्ता का अनुदान शामिल नहीं होगा। अध्ययन भत्ता जो होता है वो विदेशी मुद्रा में नहीं होगा। भारत के बाहर उन विषयों पाठ्यक्रमों के अध्ययन की अनुमति नहीं दी जाएगी जिनके लिए भारत में आर्थिक मामलों के विभाग एवं शिक्षा मंत्रालय द्वारा चलाई जाने वाली योजना में पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध है, उनको जो है बाहर पढ़ने नहीं भेजा जाएगा। अध्ययन अवकाश की अवधि सामान्यतः 12 महीने से अधिक अथवा प्रशिक्षण हेतु स्वीकृत इसी अवधि नहीं होगी। ठीक है ना। तो अध्ययन अवकाश की अवधि जो है 12 महीने से अधिक नहीं होगी। अध्ययन अवकाश को अन्य किसी भी प्रकार के अवकाश के साथ जोड़ा जा सकता है, परंतु किसी भी स्थिति में बिना वेतन अवकाश को छोड़कर इस योग्य उपरांत नियमित ड्यूटी से अनुपस्थिति की कुल अवधि 28 माह से अधिक नहीं होनी चाहिए, है ना। इसको जो अध्ययन अवकाश को है वो किसी भी तरह की छुट्टी के अवकाश के साथ जोड़ा जा सकता है, लेकिन वो 28 माह से अधिक नहीं होनी चाहिए। पीएचडी डिग्री में जाने वाले कर्मचारियों के मामलों में बिना वेतन अवकाश को छोड़कर अवकाश वेतन के अन्य प्रकारों के साथ संयुक्त अध्ययन अवकाश की सीमा 36 माह होगी। यानी कि जो पीएचडी कर रहे हैं उसके लिए 28 माह की जगह कितनी होगी? 36 माह। अध्ययन पर जाने वाले रेल कर्मचारी के पास अध्ययन अवकाश की अवधि पूरी होने के उपरांत 3 वर्ष बीतने के पूर्व अपनी नियुक्ति से त्याग पत्र देने का कोई विकल्प नहीं होगा। इसके लिए जो है उसको एक बॉन्ड पत्र भरना होगा। यानी जब वो अध्ययन करके आएगा तो 3 साल के भीतर त्याग पत्र नहीं देगा। अब ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, अध्ययन अवकाश कौन स्वीकृत कर सकता है? तो भारत के भीतर या विदेशों में अध्ययन अवकाशों के सभी मामलों में रेल मंत्रालय उसको स्वीकृत करेगा। भारत के भीतर अध्ययन अवकाश के सभी मामलों में महाप्रबंधक, ठीक है ना। तो विदेशों में अगर अध्ययन करने जा रहा है तो रेल मंत्रालय, भारत के भीतर अगर अध्ययन है तो वो महाप्रबंधक, भारत के भीतर अध्ययन अवकाश के लिए समूह यानी ग्रुप C&D के रेल कर्मचारियों के मामलों में विभागाध्यक्ष या मंडल रेल प्रबंधक जो है वो सक्षम प्राधिकारी है। अवकाश वेतन क्या मिलेगा? भारत से बाहर अध्ययन अवकाश का उपभोग करने के दौरान रेल कर्मचारी को नियमों के अंतर्गत अनुमेय अध्ययन भत्ता के अतिरिक्त अवकाश पर जाने से ठीक पहले पूर्व ड्यूटी पर रहते हुए जो वेतन मिला था, जो महंगाई भत्ते है, महंगाई भत्ते के अलावा अन्य भत्तों को छोड़कर के बराबर अवकाश वेतन जो है उसको मिलेगा। भारत में अध्ययन अवकाश का उपभोग करने के मामलों में अवकाश वेतन कर्मचारी द्वारा ड्यूटी के दौरान आरोहित करने वाले वेतन महंगाई भत्ता के अलावा अन्य भत्ता को छोड़कर बराबर होगा, परंतु कोई भी अध्ययन भत्ता नहीं होगा। ठीक है ना। तो भारत में है उसको कोई अध्ययन भत्ता नहीं दिया जाएगा। अध्ययन अवकाश उसके खाते में डेबिट नहीं किया जाएगा। अध्ययन अवकाश में व्यतीत अवधि अर्ध वेतन अवकाश को छोड़कर अवकाश अर्जित करने के लिए नहीं गिनी जाएगी। तो अध्ययन अवकाश के लिए केवल जो HLAP है उसी को जोड़ा जाएगा, बाकी नहीं गिनी जाएगी। पदोन्नति, पेंशन और वरीयता के लिए इसकी गणना जो है बराबर की जाएगी और वेतन वृद्धि के लिए भी इसकी गणना बराबर की जाएगी। मकान किराया भत्ता को छोड़कर महंगाई भत्ता अन्य भत्ते देय होंगे, यानी HRA को छोड़ के महंगाई भत्ता वगैरह जो है उसको दिया जाएगा। अध्ययन भत्ता की समाप्ति 7वें केंद्रीय वेतन आयोग की संस्तुति पर सरकार द्वारा लिए गए निर्णय के परिणाम स्वरूप 1 जुलाई 2017 से प्रभावी मानते हुए अध्ययन भत्ता को जो है अब समाप्त कर दिया गया है। 1 जुलाई 2017 से अध्ययन भत्ता जो है वो समाप्त कर दिया गया है।
आकस्मिक अवकाश, यानी इसको बोलते हैं कैजुअल लीव, CL, ठीक है ना। तो आकस्मिक अवकाश रिकॉर्डेड अवकाश नहीं है तथा आकस्मिक अवकाश पर रहने वाले कर्मचारी को ड्यूटी से अनुपस्थित नहीं माना जाता है, उसका वेतन नहीं रोका जाता है। तो जैसा कि इसका नाम है आकस्मिक, यानी एकाएक जरूरत पड़ जाए उसके लिए ये अवकाश है, तो इसमें अनुपस्थिति नहीं लगा सकते और वेतन नहीं काट सकते, ठीक है। तो 5वें वेतन आयोग की अनुशंसा के अनुसार 8 दिन वाले ऐसे कर्मचारी थे जिनको 8 दिन मिलती थी, जो सभी सार्वजनिक अवकाशों का उपभोग करते हैं उनको 8 दिन। कारखाना के अवकाश के लिए भुगतान पाने वाले कर्मचारी, कारखाना के अन्य कर्मचारी जो अवकाश कर्मचारी के अंतर्गत नहीं आते हैं, प्रिंटिंग प्रेसों तथा भंडार डिपो के वे कर्मचारी जो वर्ष में 11 सवैतनिक अवकाश पाते हैं, वो 8 दिन। प्रशिक्षु मैकेनिक, कारखाना के प्रेक्षणाधीन अन्य प्रशिक्षु खलासी और प्रिंटिंग प्रेसों से संबंध अन्य प्रशिक्षु जो प्रशिक्षु अधिनियम 1961 के अधीन नहीं आते हैं, वर्ष में 15 दिन का सवैतनिक अवकाश पाते हैं। मंडल शिक्षा अधिकारियों एवं सहायक शिक्षा अधिकारियों को ये 8 दिन वाले, ठीक है। 10 दिन किसको मिलते हैं? अपनी ड्यूटी की प्रकृति के कारण एक भी सार्वजनिक अवकाश या मात्र कुछ सार्वजनिक अवकाश का उपभोग करने की अनुमति मिल जाती है, ठीक है। इसमें लाइन कर्मचारी, ठीक है, वो जिनको 3 राष्ट्रीय अवकाश के उपभोग की अनुमति होती है। 3 राष्ट्रीय अवकाश कौन कौन से? एक तो 15 अगस्त, 26 जनवरी और 2 अक्टूबर। 13 दिन असम और पूर्वोत्तर क्षेत्र के पद स्थापित पूर्वोत्तर रेल कर्मचारी। रविवारों एवं उपभोग किए गए निर्वजित अवकाशों सहित सार्वजनिक अवकाश बंदी वाले शनिवारों, साप्ताहिक बंदी के दिनों को आकस्मिक अवकाशों के आगे पीछे जोड़ा जा सकता है। ये इसको कहीं भी जोड़ सकते हैं, जैसे कि आपकी CL, रेस्ट, फिर CR, फिर CL, फिर NH, फिर CL, ऐसे करके आप इसको आगे पीछे बीच में कहीं भी जोड़ सकते हैं। असक्तताओं से युक्त कर्मचारियों के लिए आकस्मिक अवकाश की संख्या अन्य कर्मचारियों के 8 दिन जिनको मिलती है, वहाँ असक्त है तो उसको 12 दिन मिलेगी। कार्यालय कर्मचारियों को आधे दिन का आकस्मिक अवकाश आधे दिन के लिए भी स्वीकृत किया जा सकता है, ठीक है ना। तो जो कार्यालय में काम करते हैं उसको आधे दिन का अवकाश भी दिया जा सकता है। कार्यालय कर्मचारी को आधे दिन का आकस्मिक अवकाश स्वीकृत करने के लिए मध्याह्न अवकाश को, यानी कि जो मध्याह्न अवकाश है उसको विभाजक रेखा के रूप में माना जाएगा, या तो पहले आधा दिन या बाद का आधा दिन। कारखानों में शनिवार को यदि कार्यालय पालियों में विभक्त है, उस दिन किसी भी पाली में कर्मचारी की अनुपस्थिति को आधे दिन के आकस्मिक अवकाश के रूप में माना जाएगा तथा कार्यालय एक पाली में पूरे होने पर पूरे 1 दिन माना जाएगा, ठीक है ना। तो मान लीजिए आधे दिन बंद रहता है तो वो पूरा दिन उसका माना जाएगा। कार्यालय कर्मचारियों की विलंब से अनुपस्थिति, प्रत्येक विलंब से अनुपस्थिति के लिए आधा दिन का अवकाश काट लिया जाएगा। यानी कि अगर वो लेट होता है कर्मचारी तो उसके आधे दिन का अवकाश जो है वो काट दिया जाएगा। फिर भी प्रत्येक माह एक बार आधे घंटे, प्रत्येक महीने एक बार में 1 घंटा या आधे घंटे 2 बार जो है लेट आता है तो उसको क्षमा कर दिया जाएगा, ठीक है ना। आकस्मिक अवकाश के अन्य अवकाश के साथ नहीं जोड़े जा सकते। इसको CL को किसी भी अन्य अवकाश के साथ नहीं जोड़ा जा सकता।
इसे पदभार ग्रहण के साथ संयुक्त नहीं किया जा सकता है, यानी कि एक LAP SCL ऐसे उसको जोड़ा नहीं जा सकता। लेकिन अपवाद स्वरूप मान लीजिए कोई कार्यालय कर्मचारी है जिसे अपराध काल में आधे दिन की छुट्टी ले ली। आधे दिन की छुट्टी लेने के बाद अब उसके पास कोई सा भी अवकाश नहीं है, ठीक है ना। तो अपवाद रूप से अगले दिन की अनुपस्थिति को नियमित करने के लिए बाध्यकारी कारणों से उसे आधे दिन का आकस्मिक अवकाश को नियमित अवकाश के साथ जोड़ने की अनुमति दी जा सकती है, ठीक है ना। विशेष परिस्थितियों में अपवाद स्वरूप इसको किसी अन्य अवकाश के साथ जोड़ा जा सकता है। आकस्मिक अवकाश अगले वर्ष में कैरी फॉरवर्ड नहीं किए जाएंगे, यानी कि मान लीजिए 1 जनवरी को आपके खाते में 10 CL आई, आपने 31 दिसंबर तक मान लीजिए 5 CL खर्च कर दी और 5 CL आपकी शेष रही, तो वो फिर 31 दिसंबर को ख़त्म हो जाएगी, उसको कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते। CCL मतलब प्रतिपूर्वक अवकाश, मतलब आकस्मिक अवकाश का मतलब मिनिस्ट्रल कर्मचारियों, कार्यालय के समूह, ग्रुप D कर्मचारियों को यानी कि रविवार के दिन यानी रेस्ट के दिन या अन्य अवकाश के दिन पूरे दिन अगर काम पे बुलाया जाता है, तो काम पे अगर बुलाया जाता है तो फिर उसके बदले में उसको ये अवकाश दिया जाएगा, ठीक है ना। जिसको अपन CR कहते हैं ना, ये वही है। प्रतिपूरक अवकाश, आकस्मिक अवकाश उस दिन जिसके बदले में कर्मचारी को यह अवकाश अनुमेय है 1 माह के अंदर उपभोग कर लिया जाना चाहिए, ठीक है ना। तो 1 महीने के अंदर अंदर जो है उसका उपभोग उसको कर लेना चाहिए, नहीं तो फिर वो खत्म हो जाएगा। पर्यवेक्षीय कर्मचारी जो है, सुपरवाइजर जो है, समान परिस्थिति में विश्राम के पात्र नहीं होंगे, यानी सुपरवाइजर को ये नहीं मिलेगा। और जो एक्सक्लूडेड अपवर्जित कर्मचारी है, उपयुक्त दोनों में से कोई एक सुविधा प्राप्त कर सकते हैं, उनको भी जो है केवल रेस्ट ही मिल सकता है, प्रतिपूरक नहीं मिलेगा। प्रतिपूरक आकस्मिक अवकाश फैक्ट्री अधिनियम तथा कार्यकाल विनिमयन अधिनियम द्वारा शासित अन्य साप्ताहिक विश्राम न मिल पाने के बदले अनुमेय होगा, ठीक है ना। तो साप्ताहिक विश्राम अगर नहीं मिल रहा है तो फिर ये एक बार में 3 दिन से अधिक एक साथ उपभोग नहीं कर सकते। ये अवकाश नियमित अवकाशों, आकस्मिक अवकाशों, रविवार, साप्ताहिक विश्राम या अवकाशों के आगे पीछे जोड़ा जा सकता है। मतलब ये है कि जैसे कि रविवार को आपका रेस्ट है तो इधर CL लगा लो, इधर CL लगा लो, आगे पीछे इसको जोड़ सकते हैं। मान लीजिए बीच में NH है तो इस पर भी जोड़ सकते हैं, ठीक है ना। NH के उसमें भी जो है जोड़ सकते हैं। जहां आवश्यक हो जाए प्रतिपूरक आकस्मिक अवकाश संबंधित विभाग के अधिकारी जो अपर प्रशासनिक वेतनमान से नीचे का न हो, अपर मतलब JAG मतलब जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड के नीचे का न हो, 1 महीना बीत जाने पर भी वो जो है इसको स्वीकार कर सकता है। विशेष आकस्मिक अवकाश शिविरों में या रैलियों में भाग लेने के लिए, ठीक है ना, खेलकूद प्रतियोगिताओं, टूर्नामेंटों में भाग लेने के लिए और मान्यता प्राप्त यूनियनों के प्रतिनिधि के रूप में बैठक में भाग लेने के लिए, विभागीय जांच में बचाव सलाहकार के रूप में उपस्थित होने के लिए। विशेष आकस्मिक अवकाश एक कैलेंडर वर्ष में 30 तक सीमित होंगे, 30 से ज़्यादा नहीं ले सकता और ये उसके खाते में से डेबिट नहीं किए जाएंगे। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व के टूर्नामेंटों, खेलकूद में भाग लेने के लिए
महाप्रबंधक इसको है ना 30 दिन से अधिक और 90 दिनों तक बढ़ा सकते हैं। और 30 और 90 दिनों की जो सीमा है सामान्य और राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय आयोजन के लिए अलग अलग प्रभावी होगी। इनको जो है एक साथ नहीं मिलाया जाएगा, यानी राष्ट्रीय के लिए 30 दिन, फिर 90 दिन तक अंतर्राष्ट्रीय के लिए अलग अलग होगी। इनको एक साथ मिलाया नहीं जाएगा। इसके बाद प्रादेशिक सेना यानी जो टीए कैंप में जाते थे, टेरिटोरियल आर्मी, उनको भी आकस्मिक अवकाश दिया जाएगा। और इसमें यात्रा अवधि के अतिरिक्त, यानी कि जो ट्रैवल पीरियड होता है उसके अतिरिक्त उसको 6 दिनों का विशेष आकस्मिक अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है। ये विशेष आकस्मिक अवकाश जो है उसके जाने से पहले और उसके बाद में भी लिया जा सकता है। ऐसी स्थिति में जब वार्षिक प्रशिक्षण शिविर की निरंतरता में आयोजित हो तो बीटीए के लिए अलग से विशेष आकस्मिक अवकाश की अनुमति नहीं होगी। एक कैलेंडर वर्ष में 30 दिनों हेतु पर्वतारोही या प्रशिक्षण सेट ट्रैकिंग अभियान के लिए भी इनको स्वीकृत किया जा सकता है। कोऑपरेटिव या क्रेडिट समितियों या बैंकों की वार्षिक साधारण बैठकों में भाग लेने के लिए भी एक कैलेंडर वर्ष में अधिकतम 10 दिनों तक की आकस्मिक जो है विशेष अवकाश जो है उसकी अनुमति दी जा सकती है। बंद इत्यादि अथवा रेलगाड़ियों की सेवा में व्यवधान के कारण कर्मचारियों की अनुपस्थिति को नियमित करने हेतु कई बार ऐसे अवसर आ जाते हैं कि भयंकर बाढ़ है, ठीक है ना, गाड़ियां बाधित हो गई है, उसके परिणाम स्वरूप कर्मचारी जो है ड्यूटी पर मुख्यालय से बाहर गया हुआ है और आ नहीं सकता है, ठीक है ना। तो ऐसे मामलों में उसको क्या करना चाहिए, जहाँ से ये अवकाश पर गया है उसके समीप जो बड़ा स्टेशन है वहाँ पर ड्यूटी ग्रहण करनी होती है। और ऐसे बाध्यकारी ठहराव की अवधि को विशेष आकस्मिक अवकाश माना जा सकता है। शर्त क्या है कि समीपस्थ स्टेशन पर पद स्थापित स्टेशन मास्टर या सुपरवाइजर कर्मचारी से एक प्रमाण पत्र हासिल कर लिया जाए कि अमुक तिथि को उन्होंने रिपोर्ट किया है और गाड़ी संचालन आरंभ होने तक वहाँ रुकने को बाध्य होना पड़ा है, तो ही वो किया जा सकता है। इस प्रकार स्वीकृत किए गए विशेष आकस्मिक अवकाश को किसी भी अवकाश के साथ संयुक्त किया जा सकता है। उपयुक्त नियम में उन कर्मचारियों पर लागू होता है जो संपत्ति या ड्यूटी पर यात्रा में या अवकाश पर मुख्यालय से बाहर है। बंद कर्फ्यू या अन्य व्यवधानों की स्थिति में जब कर्मचारी ड्यूटी पर जाने में असमर्थ हो या उपस्थित नहीं हो पाते हैं तो अनुपस्थिति की अवधि के संबंध में क्या प्रक्रिया रहेगी, ठीक है ना। तो मान लीजिए कोई कर्मचारी ड्यूटी से बाहर चला गया, वापस मुख्यालय पे नहीं आ सकता, तो फिर क्या होगा, यदि कर्मचारी अनुपस्थिति को चिकित्सीय आधार पर नियमित करने के लिए आवेदन करता है, ठीक है ना, जब वो ड्यूटी पे नहीं आ सकता तो या तो वो चिकित्सा के आधार पे छुट्टी को नियमित करने के लिए आवेदन करता है तो उसको छुट्टी दे दी जाएगी। जहाँ सक्षम अधिकारी इस बात से आश्वस्त हो कि कर्मचारी की अनुपस्थिति उसके नियंत्रण से के बाहर के कारणों से या यातायात की विफलता से थी, तो ऐसे कर्मचारी को अपने कार्यस्थल से 3 मील से अधिक दूरी से आते हैं कि अनुपस्थिति को नियमित करने के लिए विशेष आकस्मिक अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है, ठीक है ना। तो जब ड्यूटी पे नहीं उपस्थित हो पाता है तो ऐसे उसका नियमितीकरण किया जाता है। ये निश्चय किया गया है कि प्रभावित कर्मचारी अपने मुख्यालय से बाहर काफ़ी दूर रहते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप उपरोक्त लिखित प्राकृतिक आपदा के कारण यातायात व्यवस्था भंग हो जाने के कारण अपने कार्यालय को सूचित नहीं कर पाए या पहुंच नहीं पाए और ड्यूटी हेतु रिपोर्ट नहीं कर पाए,
उन्हें अधिकतम 3 दिनों का विशेष आकस्मिक अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है। कितने दिन का? 3 दिन का विशेष आकस्मिक अवकाश जो है वो स्वीकृत किया जा सकता है। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व के खेल कार्यक्रमों एवं पूर्व अभ्यास कार्यक्रमों में भागीदारी की अवधि को ऑन ड्यूटी माना जाएगा। तो उपरोक्त बोर्ड ने निश्चय किया है कि उपरोक्त वर्णित शिविरों में भागीदारी की अवधि हेतु एक तो खिलाड़ियों को, कोच को और मुख्य कोचों को आरंभिक रूप से विशेष आकस्मिक अवकाश स्वीकृत किया जाएगा। इस अवधि को मुख्य कोच की दशा में शिविर प्रभारी और केंद्र प्रभारी या प्रशासक द्वारा संबंधित खिलाड़ी, कोच, मुख्य कोच को इस आशय का रिलीज प्रोफार्मा प्रस्तुत करने पर ही संबंधित खिलाड़ी, कोच या मुख्य कोच को इतने दिनों तक शिविर में भाग लेने लिया है ऑन ड्यूटी के रूप में माना जाएगा। ठीक है ना। तो उसका एक परफॉर्मा रिलीज करना होगा। खिलाड़ी, कोच, मुख्य कोच से एक अंडरटेकिंग प्रतिज्ञापन लिया जाएगा कि वह शिविर से आपात स्थिति के सिवाय कोई छुट्टी नहीं लेगा। यदि कोई अवकाश लिया जाए तो वह अपनी इकाई और रेलवे खेल प्रोत्साहन परिषद को अवश्य सूचित करेगा। ठीक है ना। तो वो इस ड्यूटी के दौरान जब तक कोई इमरजेंसी नहीं हो, किसी तरह की कोई छुट्टी नहीं लेगा। शारीरिक रूप से विकलांग खिलाड़ियों को विशेष आकस्मिक अवकाश, तो अन्य खिलाड़ियों की भांति जो विकलांग खिलाड़ी है उन्हें भी आकस्मिक अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय शतरंज टूर्नामेंटों में भाग लेने के लिए शतरंज खिलाड़ियों को विशेष आकस्मिक छुट्टी, और शतरंज के लिए भी वही नियम आधार अपनाए जाएंगे जैसा अन्य खेलों के लिए अपनाया जाता है। सेवा समाप्ति पर, यानी कि जब किसी की सेवा से बर्खास्त कर दिया जाता है या रिमूव कर दिया जाता है तो उसको कोई अवकाश स्वीकृत नहीं किया जाएगा। 5 वर्षों से अधिक की अनाधिकृत अनुपस्थिति का नियमन, यानी कि कोई कर्मचारी 5 वर्ष से अधिक अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रह जाता है तो फिर उसका नियमन कैसे करते हैं। तो इस अनाधिकृत अनुपस्थिति के नियमन के प्रस्ताव पर राष्ट्रपति की स्वीकृति अपेक्षित है, यानी राष्ट्रपति से स्वीकृति लेना जरूरी है। ये सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि जब कभी इस प्रकार के प्रस्ताव बोर्ड के कार्यालय को भेजे जाए उन पर महाप्रबंधक का अनुमोदन जो है, अप्रूवल अवश्य होना चाहिए। निरंतर अवकाश की अधिकतम अवधि निम्नवत प्रतिस्थापित की गई है। किसी भी कर्मचारी को 5 वर्षों से अधिक की लगातार अवधि के लिए किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जाएगा, यानी 5 वर्षों से अधिक की अवधि का अवकाश लगातार स्वीकृत नहीं किया जाएगा किसी भी स्थिति में। राष्ट्रपति किसी अपवाद स्वरूप मामलों में इस मत के हो वे कोई अन्य निर्धारित करे तो विदेशी सेवा को छोड़कर 5 वर्षों से अधिक बढ़ने वाली निरंतर अवधि को अवकाश सहित या बिना अवकाश मिलाए रेल सेवा से त्याग पत्र दिया हुआ मान लिया जाएगा। यानी 5 वर्षों से अधिक है तो उसको फिर क्या करेंगे, रेल सेवा से त्याग पत्र दिया हुआ मान लिया जाएगा। ठीक है ना। 5 वर्ष से अधिक अगर वो एब्सेंट रहता है तो फिर उसको सेवानिवृत्त मान लिया जाएगा। ऐसी अनुपस्थिति के कारणों को स्पष्ट करने के लिए पर्याप्त अवसर उसको जो है दिए जाएंगे। अगर वापस ड्यूटी पे आता है तो किस कारण से अनुपस्थित रहा उसके लिए पर्याप्त अवसर दिए जाएंगे। रेल मंत्रालय के निर्णय अब तक के समूह घ सहित सभी समूह क मतलब ग्रुप डी और ग्रुप सी कर्मचारियों के मामलों में 5 वर्ष की अधिकतम अवधि को आगे अवकाश की स्वीकृति की शक्ति संबंधित
यानी कि इसकी 5 वर्ष से आगे की जो अवकाश स्वीकृत करने की जो स्वीकृति है वो महाप्रबंधक को दे दी गई है। राष्ट्रीय अवकाश तो एक तो होता है राष्ट्रीय अवकाश नेशनल हॉलीडे, और एक निवर्जित यानी रेस्ट्रिक्टेड हॉलीडे, ठीक है ना। तो छुट्टी का मतलब क्या है? अवकाश निर्धारित अधिसूचना द्वारा अथवा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंटल एक्ट 1951 की धारा 25 के अंतर्गत है, ठीक है ना। किसी विशेष कार्यालय के संबंध में वह दिन जिस दिन आरक्षण योग्यता के बिना सरकारी कार्य को स्थगित रखने हेतु सक्षम प्राधिकारी द्वारा कार्यालय को बंद करने का आदेश जारी किया गया है। यानी कि अवकाश किसको कहेंगे? कि जिस दिन आरक्षण या योग्यता के बिना उस कार्यालय को बंद रखने का सक्षम प्राधिकारी ने आदेश जारी किया है, वो अवकाश कहलाएगा। निवर्जित अवकाश के दौरान सरकारी कार्यालय हेतु कार्यालय बंद नहीं रहता है, ठीक है ना, लेकिन उससे संबंधित कर्मचारी के लिए उसे बंद छुट्टियों की तरह मान लिया जाएगा। इसे नियमित अवकाश या आकस्मिक अवकाश के बाद में यह जोड़ा जा सकता है, ठीक है ना। तो रेस्ट्रिक्टेड हॉलीडे है, निवर्जित अवकाश है, इस दिन कार्यालय बंद नहीं रहेगा। इसमें कुछ कर्मचारी जैसे कि जो है ईद है, तो इसमें ईद से संबंधित मुस्लिम कर्मचारी जो है वो छुट्टी ले सकते हैं। इसी तरीके से मान लीजिए कोई हिंदुओं का त्यौहार है तो उसमें हिंदू कर्मचारी छुट्टी ले सकते हैं। ईसाइयों का त्यौहार है तो वो ईसाई कर्मचारी जो है छुट्टी ले सकते हैं। अवकाशों के उद्देश्य से कर्मचारियों का वर्गीकरण अपने कार्यों और दायित्वों की विविध प्रकृतियों के कारण रेल कर्मचारियों को 3 कोटियों में बांटा गया है। तो मिनिस्ट्रियल कर्मचारी यानी ये सचिवालय प्रकृति के कार्यों के करने के कारण प्रशासनिक कार्यालयों के रेलवे कर्मचारी प्रचलित रूप से इन्हें ये मिनिस्ट्रियल कर्मचारी मतलब ऑफिस में काम करने वाले कर्मचारी आते हैं इसमें, ठीक है ना। फिर मुख्यालय मंडल कार्यालयों में और दूसरी समान स्थापनाओं में कार्य करने वाले रेल कर्मचारी इसमें आते हैं। कारखाना कर्मचारी जो फैक्ट्री एक्ट के अधीन आते हैं उनको कारखाना कर्मचारी, तथा भंडार कार्यालय प्रयोगशाला आदि से संबंधित स्थापनाओं में कार्यरत रेल कर्मचारी फैक्ट्री एक्ट के अंतर्गत संचालित हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। तो ये कारखाना कर्मचारी। इसके अलावा ओपन लाइन कर्मचारी में कौन कौन आते हैं? रनिंग कर्मचारी, स्टेशन के सभी कर्मचारी, लोको शेड के, कैरिज एंड वैगन के, रेल पथ यानी पीवे के, वर्क्स के कार्य निरीक्षक, पुल निरीक्षक, BRI, सिग्नल निरीक्षक, SNT। इसमें इसके सभी कार्यालयों के जो पर्यवेक्षी यानी सुपरवाइजर है और ऑफिस में काम करने वाले कर्मचारी जो है वो ओपन लाइन में आते हैं। अवकाश की घोषणा हेतु नीति। नई दिल्ली में कार्यरत कार्यालय कर्मचारियों के लिए एक कैलेंडर वर्ष में 16 बंदी अवकाशों की सूची भारत सरकार के कार्मिक कौन जारी करता है? भारत सरकार का कार्मिक जन परिवेदना एवं पेंशन मंत्रालय के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा तैयार की जाती है, ठीक है ना। तो 16 अवकाशों की सूची जो है वो कौन जारी करता है? भारत सरकार का कार्मिक जन परिवेदना एवं पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा ये तैयार की जाती है। रेलों के संबंध में कार्यालय कर्मचारियों हेतु 16 अवकाश और कारखाना कर्मचारियों हेतु 12 भुगतान सहित अवकाशों तथा लाइन कर्मचारियों के संबंध में 12, यानी कि ओपन लाइन वाले जो लाइन कर्मचारी है इसके 12 दिन का अवकाश, ठीक है।
फिर भी इन अवकाशों में 3 राष्ट्रीय अवकाश भी सम्मिलित रहेंगे। 3 राष्ट्रीय अवकाश कौन कौन से हुए? एक तो 26 जनवरी जिसको गणतंत्र दिवस कहते हैं, दूसरा 15 अगस्त जिसको स्वतंत्रता दिवस कहते हैं, 2 अक्टूबर जो महात्मा गांधी का जन्मदिन है। तो ये 3 राष्ट्रीय अवकाश है। ये तीनों राष्ट्रीय अवकाश है और अनिवार्य है, यानी कि ये तो देने ही देने होते हैं। राष्ट्रीय अवकाश के दिन उपस्थिति की एवज में आर्थिक प्रतिपूर्ति, यानी कि राष्ट्रीय अवकाश के दिन अगर वो काम पे उपस्थित होता है तो उसके बदले में उसको आर्थिक प्रतिपूर्ति दी जाएगी। गाड़ियों के संचालन, ट्रेन पासिंग कार्य, आवश्यक सेवाओं को निरंतरता, ड्यूटी रोस्टर के अनुसार कार्य करने वाले ओपन लाइन कर्मचारियों को इन राष्ट्रीय अवकाश का उपभोग करने हेतु फ्री नहीं किया जा सकता है, तो इनकी उपस्थिति के एवज में समय समय पर अधिसूचित दरों पर आर्थिक प्रतिपूर्ति दी जाएगी। राष्ट्रीय अवकाश के दिन उपस्थिति की एवज में प्रतिपूर्ति निम्नलिखित परिस्थितियों में दी जाएगी। पहली, जब रोस्टर ड्यूटी के अनुसार कार्य करते हुए, ठीक है, विश्राम के दिन राष्ट्रीय अवकाश पड़े, यानी किसी कर्मचारी के रेस्ट के दिन अगर वो NH पड़ता है तो फिर उसको भुगतान किया जाएगा। रनिंग कर्मचारी राष्ट्रीय अवकाश के दिन अगर प्रतीक्षा में रहते हैं, वेटिंग ऑन ड्यूटी, तो भी उसको मिलेगा। रनिंग कर्मचारी या राष्ट्रीय अवकाश के दिन हल्की ड्यूटी पर है तब भी उनको मिलेगा। जब रनिंग कर्मचारियों ने आवधिक विश्राम सहित अपना विश्राम पूरा कर लिया हो और उस दिन ड्यूटी के लिए बुक किए जाने हेतु प्रतीक्षा में हो तो भी उनको मिलेगा। जब अवकाशदाता कर्मचारी बाह्य स्टेशन पर ड्यूटी करने के बाद मुख्यालय वापस लौटने हेतु राष्ट्रीय अवकाश के दिन यात्रा के रूप में यात्रा करता है तो भी उसको मिलेगा। राष्ट्रीय अवकाश के दिन टूर पर ड्यूटी करने वाले रेलवे कर्मचारी आर्थिक प्रतिपूर्ति के पात्र नहीं हैं, यानी जो जिनकी ड्यूटी टूर पर है उनको ये नहीं मिलेगा। शिफ्ट ड्यूटी में कार्य कर्मचारी 24 घंटे के क्रम में कार्य करते हैं। वे प्रश्नगत अवकाश के ड्यूटी के कुछ भाग तक काम करते हैं तो भी उसको, यानी कि 24 घंटे में थोड़ी देर के लिए भी अगर उसने ड्यूटी की है तो भी उनको राष्ट्रीय अवकाश भत्ता जो है जरूर मिलेगा। रेलवे सुरक्षा बल के सदस्य 24 घंटे कार्य पर रहते हैं, इसलिए वे सार्वजनिक अवकाशों के पात्र नहीं हैं। वे राष्ट्रीय अवकाश के दिन कार्य करने हेतु क्षतिपूर्ति हेतु पात्र है। रेस्ट्रिक्टेड हॉलिडे, प्रशासनिक कार्यालयों में सचिव प्रकृति के कार्यों में लगाए गए रेल कर्मचारियों को एक कैलेंडर वर्ष में 2, यानी कि एक साल में वो 2 रेस्ट्रिक्टेड हॉलिडे का उपभोग जो है वो कर सकता है। इस उद्देश्य हेतु स्थानीय महत्व के जो त्यौहार है या अल्पसंख्यक समुदाय के जो पवित्र पर्व है एवं कर्मचारियों द्वारा विशेष दिन को सम्मिलित करने संबंधी मांगों को ध्यान में रखते हुए रेस्ट्रिक्टेड अवकाशों की एक सूची जो है वो प्रशासन द्वारा तैयार की जाती है। तो दोस्तों वीडियो थोड़ा लंबा है क्योंकि छुट्टियां बहुत तरह की है और उसके नियम कायदे कानून बहुत है, तो ये तो थोड़ा शॉर्ट में बनाया है। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, तो इसको आप ध्यान से देखें और पढ़ें और धीरे धीरे तैयारी करते रहे, आपका सिलेक्शन जरूर होगा। धन्यवाद।